सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब्स टीम पे। हम लोग सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है क्लर्क वाला, उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख रहे हैं। इस वीडियो में आप बने रहेंगे अंत तक तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना है। दिया है विश्लेषण, तो ऑप्शन सी देखेंगे, शुद्ध वर्तनी विश्लेषण की दी हुई है। दूसरा है संश्लेषण, तो संश्लेषण फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे संश्लेषण का शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है। वहीं तीसरे क्वेश्चन में साहित्यिक का वर्तनी पूछा गया है, तो ऑप्शन डी में देखेंगे साहित्यिक का वर्तनी। चौथे नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बहिष्कार का वर्तनी पूछा गया है, तो ये आंसर हो जाएगा। पाँचवें नंबर क्वेश्चन में तिलांजलि का वर्तनी पूछा गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आने वाले क्वेश्चन के लिए दिशा निर्देश है। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द उनके लिए दिए गए हैं और विकल्प में से चुनना है आपको। पहला प्रश्न है, जिसके समान दूसरा न हो यानी अद्वितीय हो, तो अद्वितीय स्वर्गिक भी कहते हैं, अप्रतिम भी कहते हैं। तो इसमें अप्रतिम के तरफ जाएंगे क्योंकि स्वर्गिक और जो नर्क की बात होती है, स्वर्ग की बात होती है वहाँ से, लेकिन हम लोग इसमें जाएंगे किसके साथ, अप्रतिम के साथ। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चढ़कर लौटते हैं, तो वो कौन सी बेला है, तो गोधूली बेला। अगला प्रश्न है, जो शत्रु की हत्या करता है यानी शत्रुघ्न, जिसके आर पार देखा जा सके यानी पारदर्शी। अगला प्रश्न, आयु में बड़ा व्यक्ति यानी ज्येष्ठ। अगला प्रश्न 11 से 12 तक के लिए इंस्ट्रक्शन है। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ उनके दिए गए विकल्पों में से चुनें। पहला प्रश्न है, तलवार की धार पर चलना का सही अर्थ यानी कठिन कार्य करना। हाथ का मैल का अर्थ बताना है यानी तुच्छ वस्तु। वहीं 13 से 16 तक के लिए प्रश्नों का जो उत्तर होगा उसके लिए आपको ये अवतरण पढ़ना है, तो अवतरण को पढ़ते हैं। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति सानिध्य या उपभोग से नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे, जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। उसका सारा अंतःकरण सदा अभावमय रहता है, उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है, अतः जब किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। अब प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, गद्यांश का सही शीर्षक क्या है, यानी लोभ और असंतोष। दूसरा प्रश्न, मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है। जितना है
उससे प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता। अगला प्रश्न देखेंगे, सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है? यानी संतोष को सात्विक जीवन का अंग कहा गया है। असंतोष असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है? आंसर देखेंगे आप लोग तो अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है असंतोष। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करना है। पहला प्रश्न है अनिल। अनिल यानी हवा, पवन को हवा या अनिल भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दर्प यानी स्वाभिमान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन करना है। जैसे दिया है सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी छोटा, तो स्थूल मतलब बड़ा। सृष्टि, सृष्टि तो इसका हो जाएगा प्रलय, जब दुनिया चलती रहे तो उसका उल्टा हो जाएगा प्रलय। इसके बाद एक पैसेज दिया गया है, रीड द पैसेज एंड देन आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट योर आंसर बेस्ड ऑन द कंटेंट्स of the passage and opinion of the author only. Now the passage is, the debate about whether men are stronger than women is often unclear because the word strong may mean many things. For example, men are generally better at lifting heavy object, striking forcefully. ये डिबेट है पुरुष और महिला के बीच जो स्ट्रांगनेस की बात है उस बात को लेकर के। जैसे अगर मेन की बात करें तो जनरली वो हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में आसानी से उठा सकते हैं, वे आसानी से किसी चीज़ को फोर्सफुली स्ट्राइक कर सकते हैं और इंटेंस फिजिकल टास्क वो लोग कर सकते हैं, डूइंग इंटेंस फिजिकल टास्क। However, women tend to live longer than men and often have a stronger resistance to disease. वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाएं ज़्यादा दिन तक जीती हैं और उनका रेजिस्टेंस पावर जो है डिजीज़ के खिलाफ वो अच्छा होता है। They also often excel in tasks requiring precision such as those involving finger कोऑर्डिनेशन और वर्किंग एक्यूरेटली ओवर लॉन्ग पीरियड्स। महिलाओं में ये भी बात देखने को मिलती है कि वे लोग बहुत प्रिसीजन के साथ किसी काम को करती हैं, अपने हाथ में काम लेती हैं, फिर एक्यूरेटली उसको लंबे समय तक कर पाते हैं। सो इट कुड बी आर्ग्यू डैट वोमेन आर स्ट्रोंगर इन दिस रिस्पेक्ट। तो इस एस्पेक्ट में हम लोग बात करें महिलाओं की तो वे ज़्यादा स्ट्रोंगर हैं। The truth is that each gender is stronger in different areas, and to argue otherwise is to oversimplify the topic. अब इस विषय में देखा जाए तो हर किसी का उसके फील्ड में या एक अलग फील्ड में अपनी योग्यता होती है, वो उसमें स्ट्रांग होता है, तो इस टॉपिक पे बात करना ही मूर्खता है। पहला प्रश्न देखेंगे, वाई इज द debate about whether men are stronger than women unclear? Because the word stronger या strong may mean many different things. Now the next question, according to the passage, men generally excel at each of the following: so lifting heavy objects and physical labor. The next question, what strength do women tend to have over men according to the passage? So they live longer and have a stronger resistance to disease. Now the next question, what is the main message of the passage? So answer is here option C. Men and women are strong in different ways, and the argument about one being stronger than the other
oversimplified the topic. Now the next question is direction. In the following questions, out of the four alternatives, select the word nearest in meaning to the other words. The first question, vitriolic. Vitriolic means abusive. Next is candid. It is frank. Profane. Profane. So it is discreet. The next is interpolate. Interpolate. It is insert. Next is nadir. That is lowest point. Now the direction, choose the alternative that is most nearly opposite in meaning to the given word. The very first is fiasco. It is success. Confident. Confident. It is diffident. Diffident. Mammoth. Mammoth. It is small. Engrossed. So it is inattentive. Altruistic. It is selfish. Now some other questions. Choose the alternative which best expresses the meaning of the given idioms or proverbs. The very first question is to leave no stone unturned. So it is to try utmost, यानी पूरी कोशिश करना. Through thick and thin. So under all condition, किसी भी परिस्थिति में टास्क को कंप्लीट करना. Ill at ease. It is restless. Out of the given alternatives, choose the one which can be best be suited for the given words or sentence. The very first is one who cannot be corrected. So it is incorrigible. One filled with excessive and mistaken enthusiasm in a couch. So it is fantastic. The next is an office with no work but high pay. It is sinecure. Now next question from science. The loudness of sound depends upon the. So it is amplitude of the sound waves. In हिंदी, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है ध्वनि तरंगों के माध्यम पर. ये ध्वनि तरंग है, ऐसे चल रहा है, तो इसकी एम्पलीट्यूड कितनी है इस बात पे डिपेंड करता है. द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 Kelvin. In degree Celsius, that is degree Celsius unit, which one of the following is the absolute zero temperature? It is -273.15 डिग्री सेल्सियस. इन हिंदी, परम शून्य ताप 0 केल्विन है. डिग्री सेल्सियस मात्रक में परम शून्य ताप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस. The next question is brine is an aqueous solution of. It is NaCl. लवण जल यानी ब्राइन किसका जलीय विलयन है? तो NaCl का. ब्लड इज ए टाइप ऑफ. सो इट इज कनेक्टिव टिश्यू. इन हिंदी, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है. Question is love and dove sound is produced due to action of. It is heart. लव एंड डव ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय गति के धड़कने की वजह से. Who was the education minister in the first cabinet of independent India? 1946 में आप लोग देखते हैं कि कैबिनेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था
उसके बाद देखते हैं कि कैबिनेट अंतरिम सरकार गठित होती है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इस समय एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था और 11 नवंबर को ही हम लोग शिक्षा दिवस एजुकेशन डे मनाते हैं। हिंदी में बात करें क्वेश्चन, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, which one of the following associations was founded in London by Dadabhai Naoroji in 1866? So it was East India Association, the East India Association। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संस्था की स्थापना की गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। हु इज द प्रेजेंटली द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? एंटोनियो गुटेरस। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। अगला प्रश्न है, जेलेपला पास इज लोकेटेड इन सिक्किम, हिमालय। जेलेपला पास यानी दर्रा कहाँ है? सिक्किम, हिमालय में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड इन इंडिया? इट इज लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? इट इज लक्षद्वीप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो राइट टू सिटीजनशिप, नागरिकता का अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार मूल अधिकार नहीं है? तो नागरिकता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज एनोसिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द इट केशवानंद भारतीवाद केस। आधारभूत संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित किया गया? केशवानंद भारती मामला। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इट वाज M.K. गांधी, महात्मा गांधी। इनमें से कौन भारत के संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। जैसे ही 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बनते हैं बाबा साहेब, और आगे बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती हैं हमारे समाज में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एशियन मेंबर? इट इज ताइवान, जो चाइना का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान का सदस्य नहीं है? तो ताइवान। इन द टर्म GIS, G stands for it is geographic। GIS शब्द में G किस शब्द के लिए है? तो जियोग्राफिक के लिए है। What will be obtained by multiplying the difference obtained by subtracting 3 2/3 from 9 1/9 by 450? हिंदी में क्वेश्चन समझ लीजिए। 9.1/9 में से 3.3 2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 540 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? यहाँ सॉल्यूशन देख लीजिए। जब 9 1/9 को तोड़ेंगे तो 9981 82/9 हो जाएगा। वहीं 3 2/3 को तोड़ेंगे तो 3 3 9 2 11/3 हो जाएगा। 9 और 3 कैल्शियम लेंगे 9 हो जाएगा। 9 में 9 से भाग देंगे
तो 1 आएगा, 1 से 82 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 ही रह जाएगा। 9 में 3 का डिवीजन करेंगे 3 आएगा, 3 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 82 माइनस 33 तो आएगा 49/9। अब इस में मल्टीप्लाई करना है 450 का, 9 से कैंसिल करेंगे 450 तो 50 टाइम्स में कट जाएगा। 50 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2450, 2450 जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ a/3 बराबर b/c, b/2 बराबर c/5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेशियो c प्लस a का होल स्क्वायर इज टू a प्लस b का होल स्क्वायर इज टू b प्लस c का होल स्क्वायर। इन हिंदी, यदि a/3 बराबर b/2 बराबर c/5 तो अनुपात c प्लस a का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर इज टू b प्लस c का होल स्क्वायर का मान पता करना है। सॉल्यूशन कैसे करना है तो आप लोग यहाँ ध्यान देंगे। कहाँ गया, a/3 b/2 बराबर c/5 को सभी को k के बराबर लेंगे। तो अगर a/3 को k के बराबर करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3k। वैसे ही b/2 को k के बराबर करेंगे तो b बराबर 2k एंड c बराबर करेंगे k तो 5k हो जाएगा। इस तरह से अब c प्लस a, c और a को देखते हैं। तो c और a को जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 5 3 8 का स्क्वायर 64। वैसे a प्लस b तो 3 2 5 और 5 3 2 5 का स्क्वायर 25। वैसे ही a प्लस b कहाँ गया भाई, b प्लस सी 5 2 7 का स्क्वायर 49। आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टू नंबर्स आर इन रेशियो of 1:3. If their sum is 240 then value of their difference is। हिंदी में क्वेश्चन समझ लें, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना है। क्वेश्चन बनाएंगे, संख्याएं 1 और 3 है यानी x और 3x है, दोनों का सम 240 तो 4x बराबर 240, x बराबर 240/4 यानी 60 हो जाएगा हम लोगों का x का वैल्यू 60 हो या, तो हम लोग को दोनों का डिफरेंस निकालना है यानी 3x माइनस एक्स निकालना है। तो 3x माइनस एक्स 2x मतलब 2 × 60 इट इज़ 120। आंसर हो जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, A alone can finish a piece of work in 20 days while B alone can finish it is in 25 days. Both work together for 5 days. Then B leaves the work. In how many days can A alone do the remaining work? हिंदी में समझे क्वेश्चन, A अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि B अकेला इस कार्य को 25 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा। समझिएगा पहले क्वेश्चन, ए कार्य को 20 दिन में कर सकता है यानी एक दिन में 1/20 कार्य करेगा। वैसे ही बी एक दिन 25 दिन में काम कर सकता है यानी एक दिन में 1/25 काम करेगा। दोनों एक दिन में मिल करके कितना काम करेंगे तो 20 और 25 कैल्शियम 100। 100 में 20 का डिवीजन करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रह जाएगा। 100 में 25 का डिवीजन करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। 5 4 9/100। एक दिन का काम हो गया 9/100। अब
एक दिन का काम इतना है तो 5 डेज का काम है निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ने साथ मिलकर 5 दिन काम किया है। तो 9×5 = 45/100, यानी 5 से गुणा कर दिया। तो 45/100 काम उन लोगों ने 5 दिन में कर दिया। टोटल काम हम लोग कितना कराना है? 100 कहें या 1 कहें, है ना, 100% या 1 काम। तो अगर 45/100 काम हो चुका है तो 55/100 काम बचा है, यानी 1 में से माइनस कर लेंगे 45/100, तो रिमेनिंग वर्क निकल जाएगा जो 55/100 हो जाएगा। अब चूँकि ये 55/100 काम ए को अकेला करना है, तो 55/100 में 1/20 का डिवीजन कर देंगे। इस तरह से हम लोग का आंसर जो है कट करके कितना जाएगा? 11 जाएगा, क्योंकि 20×25 100 अब 5×11 55। ओके, तो हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन है, A can do a piece of work in 4 hours, B and C together in 3 hours, and A and C together in 2 hours. In how much time B alone can complete the work? हिंदी में क्वेश्चन समझेंगे। ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? क्वेश्चन समझिए कि ए 4 दिन में, बी और सी 3 दिन में, ए और सी 2 दिन में। यहाँ ए और सी को समझिए, तो ए अकेला 4 दिन में, जबकि ए और सी 2 दिन में, यानी आधा काम हो गया। 4 दिन में कर रहे थे ए और सी 2 दिन में, यानी आधा काम बांट लिया किसने? सी ने, यानी सी ने भी कितना? 4 दिन में कंप्लीट कर देता, 4 दिन में कंप्लीट। अब चूँकि सी का भी वैल्यू निकल गया हम लोग का कि 4 दिन में कंप्लीट करता, तो सिर्फ बी का निकालना है। अगर इस सी का वैल्यू एक दिन में हम लोग इसमें पुट करेंगे तो निकल जाएगा। तो 1/3 - 1/4 कर दिया हम लोगों ने। क्यों किया? क्योंकि दोनों ने मिलकर 3 दिन में किया। अगर उसमें से एक दिन में 1/4 काम करता ए, तो इसलिए 1/3 - 1/4 किया। यहाँ से एलसीएम 12 आया। एलसीएम को सॉल्व किया तो 12 में 3 का डिवीजन किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और 4 में ये 3 है, 4 में 3 का डिवीजन किया तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, तो 4 - 3 1/12। सो बी उसको अकेले कितने में करता? 12 आवर्स में कर देता। A man goes from A to B at the speed of 60 km/h and return from B to A at the speed of 40 km/h. What is his average speed for the whole journey? हिंदी में क्वेश्चन समझेंगे। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे कि ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस एक्स, 60 km/h से गया है और 40 km/h से वापस आया है। जाने में एक्स डिस्टेंस और आने में भी एक्स डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा, टाइम एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो ऊपर लिखा हम लोगों ने x+x और नीचे x/60 क्यों किया? कि टोटल टाइम में t1 और t2, यानी t1 जाने में t2 आने में। जाने में एक्स डिस्टेंस चला है 60 km/h से, यानी कितना समय लगा उसको? x/60। वहीं वापस आने में 40 km/h से, तो x/40 आने में समय। x 2x हो गया, 60 और 40 का एलसीएम 60 × 40 हो गया, ऊपर 60 × x 60x और 40 × x 40x। इस तरह से हम लोग देखें तो हम लोग के पास आ गया x 2x × 40 × 60/100x। x से x काट दिया, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, या इसको मैंने अरेंज करने के लिए लिख दिया 2 × 60 × 40/60 + 40।
क्योंकि ये एक फार्मूला बन जाता है 2xy बट्टा x प्लस वाई। एक्स जाने वाला और वाई आने वाला स्पीड। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 2 × 60 × 40 बटा 60 + 40, 0 से 0 कट गया, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। कैसे? 6 × 4 = 24 × 48 आंसर हो जाएगा। सो आंसर देख लेंगे आप लोग। आंसर 48 km/h। अगला प्रश्न है, अ पर्सन गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट द स्पीड ऑफ 4 km/h and returns from point B to point A at a speed of 6 km/h. What will be the ratio of the time taken to reach from A to B and the time taken to reach from B to A? हिंदी में क्वेश्चन समझ लीजिए। एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 km/h की गति से जाता है तथा वापस बिंदु बी से ए तक 6 km/h से वापस आता है। बिंदु ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन यहाँ समझेंगे। ये उसका डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं। जाने में 4 km/h, आने में 6 km/h, यानी टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा स्पीड। तो जाने में डिस्टेंस एक्स और स्पीड 4 km/h। तो यहाँ से ये रेशियो लीजिएगा, तो x/4 हो गया जाने में लगा समय, आने में x/6 समय। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x/4 और ये डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6/x हो जाएगा। x से x कट गया, 6/4 यानी 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4। तो ऐसे कटा तो 3:2 आंसर हो गया। 3:2 आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अ सम ऑफ मनी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। व्हाट इज द परसेंटेज रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम? क्वेश्चन हिंदी में देखेंगे, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, SI बराबर होता है PRT/100। वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो SI मूलधन का 1/4 है यानी P/4 है। PRT यानी PR तो ठीक है, समय की जगह समय के स्थान पे R लगाएंगे क्योंकि R = टाइम है बटा 100। 4 से 100 काटेंगे तो 25 टाइम्स में कट गया, 25 टाइम्स में। P से P काट देंगे। अब ऊपर हो गया R², नीचे हो गया 25, इधर हो गया 1। सो R² = 25। सो R = √25, इट इज़ 5%। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज CI ऑफ द RS 1,25,000 at 8% per annum for 9 months when the interest is payable quarterly। हिंदी में क्वेश्चन समझे। 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही देय है। ऐसे प्रश्न है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, R 8/4 हो जाएगा क्योंकि क्या है, तिमाही देय है। तो 12 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 से भाग कर देंगे रेट में, 2% हो गया। वहीं टाइम क्या है, तिमाही देय है, तो इसमें 3 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 में 3 से भाग कर दिया तो 3 हो गया। अब अमाउंट बराबर होता है P × 1 + R/100⁴ यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहाँ लिखा मैंने, यहाँ पे 1,25,000 गुणे 1 + 2/2% बट्टा 100⁴ 3। 2 से काटेंगे 100 तो 50 हो जाएगा।
50 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 51/50 आ जाएगा। 125 गुणे 51/50, 51/50, 51/50, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल। 5 25, 25 25 125, 125 कैंसिल। 51 × 51 × 51, लास्ट में क्या आएगा यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो 1 से आप लोग आंसर मैच कर सकते हैं 1 से। अन्यथा जो आंसर आया हम लोगों का 1,32,651, इतना में से माइनस कर लेंगे 1,25,000, तो माइनस करेंगे तो 7,651 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्लीमेंट 0.754 कंप्लीमेंट प्लस 0.48 कंप्लीमेंट प्लस 0.90 कंप्लीमेंट। 0.74 बार प्लस 0.48 बार प्लस 0.90 बार का मान क्या होगा। जब बार दिया रहता है जिस पे उसको रिपीट मोड में डालते हैं, लिख देते हैं। तो पहले को रिपीट मोड में डालेंगे तो 0.747474, सेकेंड को 0.484848 और थर्ड को 0.909090। सबको ऐड करेंगे तो आएगा 2.141412। आगे भी अगर लिखते हैं हम लोग तो यहाँ 14 आता है। ओके, ऐड करेंगे तो 2.1414 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा बी, दैट इज बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 6 friends A B C D E F are sitting in a row facing towards north. C is sitting between A and D. D is not at the end. B is sitting immediate right to E. E is not at the right end. हिंदी में क्वेश्चन समझिए। 6 दोस्त A B C D E F उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। C A और E के बीच बैठा है, D अंत में नहीं है, B E के ठीक बाएं बैठा है, F बाएं से दाएं से अंत में नहीं है। अब कौन कहाँ है उसके बारे में समझेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा FDACEB। हाउ मनी पर्सन आर देयर टू द राइट ऑफ D। राइट ऑफ D 4 पर्सन हो जाएंगे। Which of the following pair is sitting to the one side of D। तो आंसर हो जाएगा AC, D ऑप्शन। Who is sitting immediate left of C। तो आंसर हो जाएगा A। Who is at the right end। It is B। हिंदी में समझेंगे आंसर तो D के दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं 4। निम्नलिखित में से कौन सा पेयर डी की एक तरफ बैठा है AC। सी के ठीक बाएं तरफ कौन बैठा है, तो सी के ठीक बाएं तरफ कौन बैठा है ए। दाएं किनारे पर कौन बैठा है तो बी। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। B is mother of A. B's sister has a son D and daughter E. F is the maternal uncle of D। हिंदी में क्वेश्चन समझेंगे। B A की माँ है, C B की बहन तथा एक बेटा D है, एक बेटी E है, F D का मामा है। इनमें से कौन सा सही होगा एक बार समझे। B A की माँ है तो ये B है। A की माँ है मतलब ये महिला है, इसके बारे में कुछ आइडिया भी नहीं है। C B की बहन है, C जो है B की बहन है, यहाँ C भी क्या है महिला है और B की बहन है। का एक बेटा D है, इसका एक बेटा है D पुरुष है यानी ट्रायंगल में डाल दीजिए, इसका बेटा है। और एक बेटी E है और E एक बेटी है तो E को सर्कल में डाल देंगे, एक बेटी है। F D का मामा है, F जो है D का मामा है,
यानी ये भी क्या है, ये है। ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है डी से किस प्रकार संबंधित है, तो मौसेरा भाई हो गया। ई एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो ये भांजी से संबंधित है। एफ के कितने भांजे हैं, तो एक हो जाएगा आंसर, क्योंकि एक के बारे में आइडिया ही नहीं है कि महिला है या पुरुष है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द हाउ मनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड, ईच ऑफ विच हैज़ मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इज आर बिटवीन देम इन यूनिवर्सल अल्फाबेट। पहला प्रश्न है नेसेसरी, इनमें से कौन कितने कैसे, ऐसे क्वेश्चन बताने हैं आपको, है ना। एन से आगे बढ़ेंगे तो एन के बाद पी क्यू आर एस टी एस, एस के पहले 3 लेटर, तो इस तरह से आपको चेक करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हिंदी में आप क्वेश्चन समझ लें पहले। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों के वर्णों में से ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। पहला क्वेश्चन है नेसेसरी, तो इसमें हो जाएगा आंसर 1, ऐसे काउंट कीजिएगा तो आ जाएगा। आप लोग क्लास में देख सकते हैं क्वेश्चन को। प्रिएम्पल में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, वैसे ही ओरिएंटल में 2 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ sequential manner telling the computer what to do is called, it is program। कंप्यूटर को क्या करना है यह बताने के लिए किए जाने वाले निर्देशों यानी क्रमवार के समूह सेट को क्या कहा जाता है, तो प्रोग्राम कहा जाता है। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट predominantly used in first generation computer were, it is vacuum tubes। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रयुक्त होते थे, वो थे निर्वात ट्यूब। A source program is directly converted to .exe file by which of the following, it is compiler। निम्न में से किसके द्वारा एक स्रोत प्रोग्राम सीधे .exe फाइल में परिवर्तित हो जाता है, तो कंपाइलर के द्वारा। Which protocol is commonly used on internet to exchange files, it is FTP फाइल प्रोटोकॉल। फाइल के अदला बदली हेतु इंटरनेट पर सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। Which of the following command is used to add hyperlink to a document in a document, तो कंट्रोल के, कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल B से, कंट्रोल F से फाइंड। एक दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल के का। The type of memory which is fast and temporarily stores the data which are immediately required for use is called as RAM। आपके मोबाइल में कितना रैम है, ये आपके प्रोग्राम को अच्छे से चलने देता है। जिन बच्चों को गेम खेलना होता है उनके मोबाइल का रैम ज़्यादा होना चाहिए, तो वो ज़्यादा फास्ट काम करेगा। इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं। मेमोरी का वह प्रकार जो तीव्र है और अस्थायी रूप से त्वरित वांछित आंकड़ों के को संग्रहित करता है, उसका नाम क्या है, रैम। अ वेब पेज इज प्राइमरली रिटन इन डैश लैंग्वेज, इट इज HTML। एक वेब पेज मुख्यतः किस भाषा में लिखा जाता है, तो HTML में। यहाँ देखेंगे HTML। Every web page has an address associated with it. This address is known as URL।
हर वेब पेज के साथ एक पता जुड़ा होता है। इस पते को URL कहते हैं। A popular protocol for sending email is SMTP। ईमेल भेजने के लिए एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है, उसका नाम क्या है? SMTP। मैक एड्रेस इज डैश बिट लॉन्ग, इट इज़ 48 बिट लॉन्ग। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का। टेम्पररी स्टोरेज एरिया डेट compensate the differences in data rate and data flow between device is known as, it is buffer। अस्थायी भंडारण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है वह कहलाता है बफर, इट इज बफर। FTP stands for फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का तात्पर्य है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। all the deleted file go to, it is recycle bin। सभी डिलीट की हुई फाइलें निम्न में से जाती हैं रिसाइकल बिन में। Which of the following is not an operating system? इनमें से कौन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS ऑफिस। The process of switching from one open window to another is called task switching। एक ओपन विंडो से दूसरे ओपन विंडो में स्विच करने की प्रक्रिया कही जाती है टास्क स्विचिंग। और इसके साथ ही आप लोगों का क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट।